तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27. इन सम ऑफ द रिएक्शंस थैलियम रिजेंबल्स एल्यूमिनियम whereas in others it resembles with group 1 metals. Support this statement by giving some evidences. तो कुछ रिएक्शंस में थैलियम एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करता है और कुछ रिएक्शन में ये ग्रुप 1 मतलब अल्कली मेटल्स की तरह बिहेव करता है. तो ऐसा होता है तो हम किस स्टेटमेंट से या रिएक्शन से ये प्रूव कर सकते हैं? देखिए, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो डाउन द ग्रुप जाने पे स्टेबिलिटी ऑफ किस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है? +1. ठीक है, इट इंक्रीजेज फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम. तो थैलियम बेसिकली दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 एंड +3. ठीक है, तो +1 में थैलियम कौन से कंपाउंड बनाएगा? थैलियम क्लोराइड. +3 में होगा तो थैलियम ट्राइक्लोराइड. ठीक है, वैसे ही +3 में ऑक्साइड बनाएगा तो Tl2O3. ठीक है, जो कि एल्यूमिनियम की तरह. तो ये जो दो कंपाउंड हैं ये यहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थैलियम की शो कर रहे हैं, जो कि एल्यूमिनियम की तरह काम करता है, क्योंकि एल्यूमिनियम भी क्या बनाता है? AlCl3 और Al2O3. पर थैलियम क्लोराइड के साथ साथ थैलियम एक मोनोऑक्साइड भी बनाता है, Tl2O. तो ये दोनों जो कंपाउंड हैं इनमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है और ये किससे रिजेंबल करते हैं? अल्कली से, जैसे NaCl और Na2O. तो इन रिएक्शंस को बता के या आप इन कंपाउंड को मेंशन करके आप बोल सकते हैं कि इन दो में ये एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और इन दो कंपाउंड में ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके अल्कली मेटल्स की तरह कंपाउंड बनाता है. ठीक है, तो थैलियम को इस ग्रुप में डक बिल प्लेटिपस के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. That is the question number 28. It's a good question. When metal X is treated with sodium hydroxide, a white precipitate A is formed. ठीक है, तो पहले हम इसको इस तरह से लिखते हैं. X जो कि एक मेटल है सॉलिड, इसको ट्रीट किया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो A मिला जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है. ठीक है, अब A इज सॉल्यूबल इन एक्सेस ऑफ NaOH, मतलब A को फर्दर आपने NaOH में डाला तो ये डिसॉल्व हो गया. ओके, अब सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स B बन रहा है. अब A इज सॉल्यूबल इन डाइल्यूट HCl ऑल्सो. तो A को अगर आप डाइल्यूट HCl में डालते हैं तो ये कंपाउंड C बनाता है, और A को जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये देता है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड D, विच इज यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल. ठीक है, तो मेटल कौन सा है? X. अब इनको आइडेंटिफाई करना है. देखिए, पहली बात तो आप जानते हैं कि ये ग्रुप 13 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ग्रुप 13 में ही से ही किसी के साथ ये रिएक्शन होगा. अब 13 में अगर हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन को NaOH से ट्रीट करने पे आपको क्या मिलता है? वैसे तो नॉर्मली क्रिस्टलिन फॉर्म में बोरॉन रिएक्ट नहीं करता, पर एमरफस फॉर्म में, जो पाउडर फॉर्म में होता है, दैट इट विल रिएक्ट. तो बोरॉन NaOH के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, अगर सिर्फ अकेला NaOH होगा तो इट फॉर्म्स Na3BO3, और अगर NaOH प्लस वाटर होगा तब ये बनाता है NaBO2. ठीक है, अब इनमें से वाइट प्रेसिपिटेट तो ये नहीं है, तो अगर ये वाइट प्रेसिपिटेट नहीं है तो डेफिनेटली बोरॉन कैनॉट बी द आंसर. ठीक है, तो ये यहां से क्लियर हो गया. अब सेकेंडली एल्यूमिनियम की बात करते हैं.
तो एल्यूमिनियम NaOH के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? तो एल्यूमिनियम को अगर हम ट्रीट करते हैं NaOH के साथ लिमिटेड अमाउंट में, तो पहले बनाएगा AlOH थ्राइस, जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया। अब अगर इसको हम एक्सेस ऑफ NaOH में डाल दें तो क्या होता है रिएक्शन? यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं NaAlOH4, ठीक है, मतलब Na1 पॉजिटिव AlOH4 1 नेगेटिव, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। और ये सॉल्युबल है क्योंकि यहाँ पर Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा डिजॉल्व और AlOH4 1 नेगेटिव अलग डिजॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ तक भी क्लियर हो रहा है। अब इस वाइट प्रेसिपिटेट को अगर हम HCl से ट्रीट करते हैं, देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 और AlOH थ्राइस, ये दोनों ही एम्फोटेरिक हैं, ठीक है। तो AlOH थ्राइस ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बेसिक टेंडेंसी ही दिखाता है, ये भी थोड़ा एम्फोटेरिक कैरेक्टर दिखाता है। तो अभी तो ये HCl के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये बेसिक कैरेक्टर दिखा सकता है। तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा? देखिए 3 OH हैं तो हमें यहाँ पर 3 HCl लेने पड़ेंगे। तो ये मिल जाएगा हमें AlCl3 + 3 वाटर, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज A, ये बन गया हमारा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स B, डाइल्यूट HCl के साथ ये बन गया C। अब D बनाने के लिए इसको स्ट्रांगली हीट करना है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो क्या होता है? Al2O3 + 3 H2O, तो ये बन गया D। और Al2O3 से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, इट्स अ फैक्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि ये क्या है? एल्यूमिना। तो एल्यूमिना को क्रायोलाइट के साथ मिक्स करके एक प्रोसेस है हॉल हेराल्ट प्रोसेस, ठीक है, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए हॉल हेराल्ट प्रोसेस, जहां पर एल्यूमिना को क्रायोलाइट के साथ मिक्स किया जाता है ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाए और फिर उस प्रोसेस से फाइनली एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली आइडिया मिल जाएगा कि कौन करता है कौन नहीं करता, ऐसा नहीं है। आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस कंपाउंड का कलर कैसा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन IIT में या अच्छे एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये आपका ओवरऑल नॉलेज चेक करते हैं। एक ही क्वेश्चन में आपका ये नॉलेज भी चेक हो गया कि कौन सा मेटल किस तरह के रिएक्शन दिखाता है एसिड के साथ, बेस के साथ, कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल होगा, कौन सा नहीं होगा, किस कलर का प्रेसिपिटेट होगा, उसकी एक्सट्रैक्शन किससे होती है। तो इस एक रिएक्शन से या एक क्वेश्चन से हमने एल्यूमिनियम की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर ली, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ और अच्छे एनालिसिस के साथ सॉल्व करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट उतनी ही अच्छी होगी और आपका रिवीजन भी एक ही क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए अब इनर्ट पेयर इफेक्ट तो सबको पता है, ठीक है, इतनी देर से हम इसके ऊपर क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि अगर हम किसी भी जगह ग्रुप 13 की बात करें, ग्रुप 14 की बात करें, 15 की बात करें, तो चलिए ग्रुप 13 में देखते हैं। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NS2 Np1। ग्रुप 14 की बात करें तो NS2 Np2। तो जब तीनों इलेक्ट्रॉन आप यहां पर निकाल देंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3। पर अगर ये अंदर वाले 2 s इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे और एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी +1। तो मतलब ये डिफरेंस हमेशा 2 का ही रहेगा। अगर एक ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो दूसरी +1 आ रही है। ग्रुप 14 में या तो चारों निकाल दोगे आप, मतलब चारों बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +4। और अगर ये अंदर के s इलेक्ट्रॉन मना कर देते हैं बॉन्डिंग करने से
तो +2। तो ये 2 का जो डिफरेंस आता है ये इसलिए आता है क्योंकि ये 2 s के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कभी बॉन्डिंग करते हैं कभी नहीं करते। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं तो s इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी पार्टिसिपेशन से भी जो बॉन्ड बनता है वो बहुत स्ट्रांग नहीं बनता। ठीक है, मैंने आपको पहले भी हाइब्रिडाइजेशन में बताया था कि बॉन्डिंग के लिए इनको हाइब्रिडाइज होना पड़ता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो एनर्जी लगती है वो बॉन्ड बनने से कंपनसेट नहीं होती। मतलब आपने जितनी एनर्जी इन्वेस्ट की हाइब्रिडाइज करवाने में, बॉन्ड जब बनेंगे वो इतने वीक होंगे कि उनसे उतनी एनर्जी निकलेगी नहीं कि उससे हाइब्रिडाइजेशन वाली कॉस्ट कवर की जा सके। ठीक है, तो ये रीज़न होता है, इट्स अ थर्मोडायनेमिक इफेक्ट। ओके, तो अब आप क्या कहानी लिखोगे यहाँ पे? आप बोलते हो कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चलिए मैं भी लिख देता हूँ, एज वी मूव डाउन द ग्रुप the tendency of s block electrons to participate in bonding decreases. In bonding decreases, ठीक है, due to thermodynamic reasons. This is known as inert pair effect. ठीक है, तो आप हमेशा लिखेंगे कि हमेशा डिफरेंस 2 इलेक्ट्रॉन का आता है। और वैसे भी जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्योंकि पुअर शील्डिंग होती है डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो उनकी पुअर शील्डिंग की वजह से भी जो इनर एस इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। ठीक है, जिससे कि उनको निकालना या उनकी बॉन्डिंग करवाना और भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये आप ये कहानी यहाँ पर लिख सकते हैं। सेकेंडली, एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि जब भी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं पर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म विच हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन्स हैं, कार्बन ब्लैक है, चारकोल है। ठीक है, तो बी पार्ट भी आप लिख सकते हैं। एंड सी पार्ट, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? इट इज द property of an element to bond with its own atoms to form long chains. ठीक है, जैसे कार्बन अपने एटम के साथ बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है चारों तरफ, ऊपर भी, नीचे भी, लेफ्ट में, राइट में। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत लंबी चेन्स बना सकता है और ब्रांचेस भी कर सकता है। इसी वजह से आपको कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स मिलेंगे, मिलियंस ऑफ कंपाउंड, जितने पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिला के कंपाउंड होंगे उससे भी ज़्यादा कंपाउंड आपको अकेले कार्बन के मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कैटिनेशन। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू लिंक और टू बॉन्ड विद इट्स ओन एटम्स टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन और ब्रांच्ड। ठीक है, और ये कैटिनेशन सबसे ज़्यादा कार्बन में है और ये ग्रुप 14 में डाउन द ग्रुप घटती जाती है। ठीक है, और लेड डजंट शो कैटिनेशन। ओके, तो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 29. So next we will start with the question number 30th.